तो काइनेमेटिक्स में अपन ने लास्ट डे क्या क्या सीखा था? तो अपन ने सीखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इन चीजों के बारे में सीखा था। फिर ये भी देखा था कि कब क्या होता है कि अगर पार्टिकल कर्व पाथ पे जा रहा है तो मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होगी, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है तो फिर डिपेंड करेगा कि स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन ने वो सारे केसेस डिस्कस किए थे। आज अपन इन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, इन सब पे बेस्ड अपन कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चंस करेंगे, है ना। दो छोटी छोटी टर्म्स है ना। मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। आप सबको याद हो तो मैंने a को डिफाइन किया था a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं वर्ड्स में लिखूं तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। दोनों में से कुछ भी चेंज हो रहा हो तो अपन कहते हैं वेलोसिटी चेंज होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt। इसको ना कई बार एक और फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये dv बाई dt था ना, इसको ऊपर नीचे ना ds से मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऊपर नीचे क्या करो, ds से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। और फिर क्या करो, ds अपॉन dt ऐसे ऊपर वाला इंटरचेंज करके लिख लो, इंटू dv अपॉन ds ऐसे लिख लो। लिख सकते हैं। मैंने ऊपर वाला dv को इधर ले लिया और इसको उधर ले लिया। ये वेलोसिटी लिखी हुई है और ये dv अपॉन ds लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन को v dv अपॉन ds भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को? v dv अपॉन ds। dv अपॉन dt तो लिख ही सकते हैं बिल्कुल, v dv अपॉन ds भी लिख सकते हैं। ये तब लिखेंगे जब एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये कब लिखेंगे? जब एक्सेलरेशन क्या दिया हो, टाइम का फंक्शन। और ये तब लिखेंगे जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s या x दिया हो, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है तो वहां पर ये रिलेशन लिखते हैं, और अगर टाइम के साथ दिया हो तो ये लिखते हैं। मतलब एक्सेलरेशन को v dv अपॉन ds भी लिख सकते हैं। इसमें एक भयंकर मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। लिखते लिखते क्या ना ये v भूल जाते हैं, सिर्फ लिख देते हैं a इज इक्वल टू dv अपॉन ds। नहीं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है और a इक्वल टू v dv अपॉन ds होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो a इक्वल टू v dv अपॉन ds लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ना कई बार सोचना, यहाँ ध्यान से देखना, v को मैंने dr अपॉन dt लिखा था, है ना, तो इसको आप d2r अपॉन dt2 भी लिख सकते हो, d2r अपॉन dt2। मतलब अगर मैं r को, मतलब पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और उसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो a को dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके पोजीशन वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव। दिस इज द बेसिक मीनिंग। एक तो मुझे ये बताना था, आगे ये सब यूज करेंगे। अब बस डिफाइन करके फिर आपको एवरेज के कुछ सवाल कराऊंगा, फिर इंस्टेंटेनियस के सवाल कराऊंगा, है ना। अगला एक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कई बार ना क्वेश्चन में एक टर्म लिखी होती है ऐसी, dv वेक्टर बाई dt। d मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर बाई dt। पीछे क्या लिखा था? dv बाई dt, है ना। एक टर्म ये लिखी होती है और एक टर्म ये लिखी होती है ऐसे। दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लिखी हो सकती है मैग्नीट्यूड वाइज, कि dv का मॉड बाई dt और dv बाई dt का मॉड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना है। तो
तो देखो ये तो समझ में आता है ना कि dv by dt होता है एक्सेलरेशन, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। दिस इज dv अपॉन dt, कि उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, मान लो आया 2i कैप माइनस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं चलो। तो d by dt तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। d by dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और बेटा ये जो टर्म लिखी हुई है ना, ये अंदर यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी मतलब ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये लिखी हुई है स्पीड, क्या लिखी हुई है, स्पीड। dv by dt क्या होता है, ये v का मॉड क्या होता है, स्पीड। तो अगर मैं स्पीड को डिफरेंशिएट करूं टाइम के साथ, तो ये आएगा, ये एक्चुअली लिखते हैं इसको मैं कहूं तो, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड के रेट चेंज होने की रेट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मतलब अगर स्पीड चेंज होगा, स्पीड समझ रहे हो ना, स्पीड चेंज होगा तो ये टर्म नॉन जीरो होगी, और अगर स्पीड चेंज नहीं होगा तो ये टर्म जीरो होगी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना, डी वाई डी टी का। अरे बेटा वो वहां v वेक्टर है, यहाँ v वेक्टर का मॉड है, v लिखा होता है इसका मतलब वो मॉड होता है ना, स्पीड होती है, और v वेक्टर लिखा होता है इसका मतलब वो वेलोसिटी है। ठीक है, v लिखा होता है मतलब वो, सिर्फ v लिखा हो इसका मतलब वो स्पीड है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अच्छा, इसको एक्सेलरेशन की टर्म में क्या लिखेंगे, तो सुनो एक बात यही बता रहा हूं, आगे इसको बहुत जगहों पे यूज करेंगे, मतलब दूसरे चैप्टर्स में। बेटा स्पीड में चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन का सिर्फ वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना, लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड sorry magnitude of speed for change in magnitude of velocity, for change in magnitude of velocity, जिसको अपने स्पीड भी कहते हैं, magnitude of velocity is speed, स्पीड के चेंज के लिए component of acceleration parallel to velocity is responsible, is responsible है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो वही स्पीड चेंज कर सकता है ना। पहली बात मैंने क्या बताया, ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना। और स्पीड को कौन चेंज कर सकता है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल हो। जिससे मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक पार्टिकल ना इस पाथ पे जा रहा है ना, एक कर्व पाथ है, एक पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ पे जा रहा है ना। तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होता है ना, देखो कर्व पाथ है मतलब मोशन एक्सेलरेटेड है ना, कर्व पाथ है मतलब मोशन एक्सेलरेटेड है। तो यहाँ पे ना एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है इसके परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये अपन सर्कुलर मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ है ना। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी तो इस तरफ होती है पाथ के टेंजेंट, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और एक ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज
पैरेलल टू वेलोसिटी, पैरेलल और एंटी पैरेलल एक ही बात है, मतलब उसी की लाइन के लिए पैरेलल टू वेलोसिटी। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change in direction of velocity। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, मतलब जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, है ना। इसको दूसरे लॉजिक से और समझो। मैंने आपसे कहा था कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, अगर कोई एक वेक्टर आई कैप में है, एक वेक्टर जे कैप में है, तो जे कैप वाला आई कैप की वैल्यू को इफेक्ट नहीं कर सकता। याद करो जब मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाया था। तो अगर मैं कल को आपसे कहूं कि वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है 90 डिग्री पे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है तो इसका इफेक्ट इसके मैग्नीट्यूड पे नहीं आ सकता ना। दिस एक्सेलरेशन कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये इसको घुमा देगा ऐसा, बट ये उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। मैग्नीट्यूड को सिर्फ अगर x में वेलोसिटी है तो इसको चेंज करने के लिए x डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर y में वेलोसिटी है तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए y डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। और अगर z में वेलोसिटी है तो उसको चेंज करने के लिए z डायरेक्शन में ही होना चाहिए। चेंज क्या, उसका मैग्नीट्यूड। हाँ, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट कैन चेंज द वेलोसिटी। आप सोच के देखो, ये इसको घुमाना चाहेगा ना, बट इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कौन सा मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो इस केस में ये चीज जीरो होगी। dv by dt, ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, जीरो, लेकिन dv by dt दिस इज नॉट जीरो, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन, है ना। क्या एक्सेलरेशन है, हाँ। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ, तो एक्सेलरेशन होगा। और ये क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना। तो ये चेंज नहीं हो रही है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। इसको अपन डिटेल में आगे सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। बस यहाँ आपको मैंने एक दो क्वेश्चन बीच में कहीं लॉजिकल आ जाएगा तो ये पता होना चाहिए। पूरी कहानी मैंने ये बताने के लिए बताई कि इस टर्म का क्या मतलब है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ये टर्म नॉन जीरो होगी, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो ये टर्म जीरो होगी। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। इसी को मैं आपको समझा रहा हूं, देखना कि मान लो बेटा वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर, और एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरफ है, फिर वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। और तीसरा केस है कि वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन वेक्टर इससे ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। इन तीनों केसेस में क्या क्या होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा तीनों में, है ना। आगे बताऊंगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ए और बी पैरेलल और एंटी पैरेलल होनी चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन पाथ तभी होता है किसी भी पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, अदरवाइज कभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करता है। इस केस में देखना क्या होगा, क्यों नहीं होगा वो भी समझा रहा हूँ। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होगा, दिस इज ए पैरेलल एंड दिस इज ए परपेंडिकुलर। तो ए पैरेलल क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और ए परपेंडिकुलर क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहाँ पे ए पैरेलल जीरो है, पूरा का पूरा क्या है, ए परपेंडिकुलर।
और यहाँ पे कंपोनेंट्स इस तरफ आएंगे, है ना, दिस इज ए परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए पैरेलल, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सीलरेशन के कंपोनेंट किए हैं, वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये क्या करेगा, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या चेंज नहीं कर सकता, कैनॉट चेंज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। तो मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करता है, पैरेलल कंपोनेंट। तो बेटा आप सोच के देखो, पहले केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यहाँ आप कहोगे स्पीड इंक्रीजेज। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो तो स्पीड इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, इस इंस्टेंट पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो डायरेक्शन में वेलोसिटी के अपोजिट है, तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीजेस। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पे पूछ लेते हैं, बताओ कौन से केस में पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, कौन से केस में पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो जरा सोच के देखो कैसे पता करेंगे, अगर सब कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए डॉट वी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब स्पीड अप होगा। क्या होगा, स्पीड अप। अगर ए डॉट वी 0 आया तो स्पीड कांस्टेंट, स्पीड अप मतलब स्पीड इंक्रीजेस, है ना। और बेटा अगर ए डॉट वी नेगेटिव आया, इसका मतलब स्लो डाउन और स्पीड डिक्रीजेस, है ना। तो क्योंकि यहां से लॉजिकली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के पैरेलल आ रहा है तो स्पीड को बढ़ाएगा, अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के एंटी पैरेलल आ रहा है तो वो उल्टा करेगा, उसको रोकेगा। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। और कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज के लिए, ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, है ना। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, नहीं करूंगा क्वेश्चन, बस देखना, अच्छा क्वेश्चन है कि मान लो एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, अभी अपन मोशन इन जनरल बात कर रहे हैं ना, तो वह है कुछ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। और एक इसी पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी है और उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है। यह है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, डिटरमाइन दैट speed of particle is increasing or decreasing. Determine that speed of particle is increasing or decreasing. ये डिटरमाइन करना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ए डॉट वी करेंगे बेटा। क्या करेंगे, ए डॉट वी। तो ए डॉट वी कितना आ रहा है, 2 माइनस 3 प्लस 5। कितना आ रहा है, 2 माइनस 3 प्लस 5, 7 माइनस 3 4 प्लस 4 पॉजिटिव आया, इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीजेस, इसका मतलब स्पीड इंक्रीजेस। तो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो एक क्वेश्चन तो ये पर पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कई बार क्या पूछा जाता है, फाइंड रेट एट विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, स्पीड के इंक्रीज होने की रेट। फाइंड रेट एट विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। तो पार्टिकल के स्पीड इंक्रीज होने की रेट कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन के उस कंपोनेंट से जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, और वो क्या होता है आपको याद हो तो ए कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड तो यही है, डायरेक्शन होगा तो वी कैप लिख देंगे, है ना। तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, ए डॉट वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी, दिस इज ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या होता था, कंपोनेंट ऑफ
एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन लिखनी हो तो उसको वी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ वैल्यू पूछिए स्पीड के चेंज इंक्रीज होने की। तो ए डॉट वी अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया अपॉन वी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 25, तो 38, तो 4/38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी, स्पीड के इंक्रीज होने की रेट, ए डॉट वी अपॉन वी, ए कॉस थीटा, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ए डॉट वी अपॉन वी, वैल्यूज रख दी, आंसर। ये सही चीज समझो, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। जल्दी से नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट कर दो, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट अपन यही रैप अप कर रहे हैं, जो थ्योरी मुझे समझानी थी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे, ये अपने किए हुए भी क्वेश्चंस, फिर भी सीखेंगे जिन्होंने ना किए कभी। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पार्टिकल travels distance between two fixed points with speed v1, v2 and v3. A particle travels distance between two fixed points with speed v1, v2 and v3 for equal पहला टाइम इंटरवल, दूसरा डिस्टेंस इंटरवल, a particle travels distance between two fixed points with speed v1, v2, v3 for equal time interval, first case में, second equal distance interval, then find average speed of particle for both the cases, दोनों केसेस के लिए एवरेज स्पीड क्या आएगी ये आपको बताना है। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको आता है मुझे उम्मीद है, 9th क्लास में पढ़ते हैं ये, पर जल्दी से सॉल्व कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बता दूँ कि जो टोटल डिस्टेंस थी उसको पहली बार में 3 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया, है ना, between two fixed points with speed v1, v2, v3 for equal time interval and equal distance interval, तो इनके लिए एवरेज स्पीड क्या होगी दोनों केसेस। चलो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में ना मतलब देखो बहुत लोग इसमें याद करते हैं, इसमें रिजल्ट ही आता है, ठीक है वो भी अच्छी चीज है, बट मैं कहता हूँ ना मतलब एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है ना, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में इतना सीधा सवाल तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब तुम्हारा याद किया एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा, ये तो फिक्स है, तो याद मत करो फिर, इसको सीख लो ताकि ऐसा कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी कर पाओ। तो जो टोटल डिस्टेंस है ना, फर्स्ट केस में इसको 3 टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया, ये मान लो कुछ x1 डिस्टेंस है, ये कुछ x2 डिस्टेंस है, ये कुछ x3 डिस्टेंस है, यहाँ का टाइम t भी है, यहाँ का टाइम t है, यहाँ का टाइम t है, ये फर्स्ट केस है। और सेकेंड केस में क्या किया है कि इसी डिस्टेंस को उन्होंने इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल किया है, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है, अगर टोटल डिस्टेंस में d कहूं या 3d कहूं तो इसको मैं d और d लिख सकता हूँ, टाइम अलग अलग होगा, t1, t2, t3, तीनों में स्पीड v1, v2, v3 है, यहाँ स्पीड कितनी है v1, यहाँ स्पीड कितनी है v2, यहाँ स्पीड कितनी है v3, यहाँ स्पीड v1, यहाँ कितनी है v2, यहाँ कितनी है v3, दोनों में अंतर समझो। पहले में टाइम सेम है, तीनों के लिए डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, और दूसरे केस में डिस्टेंसेस सेम है, स्पीड डिफरेंट है तो टाइम डिफरेंट होगा।
एवरेज स्पीड क्या होती है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं इसको लिख रहा हूँ टोटल डिस्टेंस that is x1 plus x2 plus x3 upon total time t plus t plus t, that is 3t. This is total distance upon total time. बेटा x1 क्या है ना, v1 डिस्टेंस से ट्रेवल की गई डिस्टेंस, सॉरी v1 स्पीड से ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो इसको आप लिखोगे v1t प्लस इसको लिखोगे v2t, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको लिखोगे v3t अपॉन 3t, t से t कैंसिल हुआ, क्या बचा v1 प्लस v2 प्लस v3/3। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन, है ना, v1 प्लस v2 प्लस v3/3। यहाँ क्या होगा भाई, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, उसको d लिखो x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 को देखो मैं लिखूंगा d अपॉन v1, t2 को मैं लिखूंगा d अपॉन v2 और t3 को लिखूंगा d अपॉन v3। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d की टर्म कैंसिल होगी और ये बचेगा बेटा 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। आप आगे जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे तो यहाँ पे तो इसको आप जानोगे, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है और इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक AM और इसको HM बोलते हैं। तो ये दो टाइप के केसेस होते हैं, एक में इक्वल टाइम वाला, एक में इक्वल डिस्टेंस वाला, है ना। बहुत लोग इसे याद रखते हैं कि इक्वल टाइम वाले में v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अपॉन vn अपॉन n होता है, और इक्वल टाइम जैसे दो होता तो राइट वाले में दो होता तो लिखते 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, 3 था तो 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। n होता तो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 एंड सो ऑन अपॉन 1 अपॉन v। जितनी टर्म्स होगी ऊपर वही टर्म आएगी। तीन होगी तो 3, 4 होगी तो 4, 5 होगी तो 5, 6 होगी तो 6। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल वाले क्वेश्चंस होते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूं। अगला सवाल है ना, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The person travels distance between two cities such that the first half distance is traveled with 40 km/h and the remaining second half is traveled in two equal time intervals, and the second half is traveled in two equal time intervals with speeds 50 km/h and 60 km/h. Find his average speed for the whole journey. Find his average speed for the whole journey. A person travels distance between two cities such that the first half of distance is traveled with 40 km/h and the remaining second half is traveled in two equal time intervals
with speed 50 and 60. Find the average speed for the whole journey. सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है। इसको ना 60 को 70 कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 60 को 70 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब करो 50 एंड 70 सॉल्व कीजिए, बताते हैं। देखो मुझे तो कोई फॉर्मूला वार्मूला याद नहीं है, मान लो मैं तो इसको सीधा करता हूँ डायरेक्टली। मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करके करता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखो पहले, है ना, पहले देख लो कि मुझसे कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में बांटो, पहले डी और डी, है ना। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस गया है 40 की स्पीड से, तो इसमें स्पीड कितनी थी 40। टाइम मान लो कुछ t1, ठीक है। फिर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको दो इक्वल टाइम इंटरवल में गया है। तो यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां का टाइम t मान लो, यहां से यहां का टाइम t मान लो। इस डिस्टेंस को कुछ x1 मान लो, इस डिस्टेंस को कुछ x2 मान लो। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के मैंने यही इंटरप्रेट किया कि वो यही कहना चाहते हैं, है ना, कि आधी डिस्टेंस 40 की स्पीड से गया है और इस टाइम पे स्पीड कितनी थी 50 और इस टाइम पे स्पीड कितनी थी 70। 40, 50 और 70 स्पीड्स हैं और पहले टोटल डिस्टेंस को आधे आधे दो डिस्टेंस पे बांटेंगे और फिर दूसरे सेकंड हाफ को दो इक्वल टाइम में बांटेंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे यही समझ आया। फिर मैं सोचूंगा कि एवरेज स्पीड निकालते कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां तक की डिस्टेंस ये d है, मान लो d प्लस ये डिस्टेंस भी d है, d तो 2d अपॉन टोटल टाइम लिख रहा हूं मैं। टोटल टाइम कैसे लिखूंगा, t1, t1 को क्या लिखोगे d अपॉन 40 प्लस t2 को क्या लिखोगे, ये जो टोटल टाइम इधर है t प्लस t, तो ये t लिखोगे बेटा। अगर आप यहां सोचो तो इसको क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, इस t प्लस t देखो कैसे लिख सकते हो। ये टोटल टाइम कितना है 2t, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ना कि 50 इंटू टी इज इक्वल टू x1 और 70 इंटू टी इज इक्वल टू x2। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 120t और x1 प्लस x2 कितना है d है, तो आप d को लिख सकते हो 120t, है ना। आपको क्या चाहिए यहाँ 2t, तो यहाँ से 2t की वैल्यू आएगी, मतलब d बाय 60, क्या आएगी d बाय 60। ये लॉजिक मैंने लगाया कि भाई मुझे ना सबको डी की टर्म में लिखना है, डी और वैल्यूज की टर्म में, तो मैंने यहाँ के टाइम को तो डी बाई 40 लिख दिया। फिर मुझे यहाँ के टाइम लिखना है, तो मैंने कहा 50t इज इक्वल टू x1, 70t इज इक्वल टू x2 और d इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इसको सॉल्व कर लिया, d तो कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बचा और नीचे बचा 1/40 प्लस 1/60। 60 और 40 तो इसका एलसीएम कितना 120 हो गया ना, तो 3 प्लस 2 5, 24, 48 हो गया, 48 किलोमीटर। एक मेथड ये रहा। दूसरा मेथड किसी को अगर याद रहे, है ना, ये तो इक्वल टाइम वाला रहा 50 और 70 और ये 40, तो ये इक्वल टाइम वाला है, तो इनका मीन क्या आएगा, है ना, v1 प्लस v2 बाई 2, तो कितना आ गया 120 बटा 260। तो फिर से ये अब क्या पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक d और यहाँ से यहाँ तक d, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे एवरेज 60 है। तो अब क्या करेंगे, अब इनका मीन निकाल लेंगे हार्मोनिक वाला, तो v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, तो वापस वही आ जाएगा 2 अपॉन
1/40 प्लस 1/60 सॉल्व करोगे ये भी वही आएगा 48 किलोमीटर। या तो ऐसे सोच लो कि बाद वाले पार्ट में इक्वल टाइम है तो पहले उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया v1 प्लस v2/2, फिर ये डायग्राम बन गया कि 40 है और इसका एवरेज 60 है तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस वाले हैं तो इक्वल डिस्टेंस वाला रिलेशन लगा देंगे। दोनों मेथड्स हैं ये अप्लाई करना आता हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन इजीली हो जाता है, याद रहे अप्लाई करना है, वरना ये लॉजिक तो है ही सही, ऐसे तो कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक लाइन को उसको प्लॉट कर लो और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जल्दी लिखिए, स्लाइड लिखने के लिए 30 सेकंड दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इस टाइप के सवाल अब मैं और नहीं करा रहा, बहुत कर लिए तुमने, ठीक है, इतना भी नहीं कराता हूँ मैं, जनरली ये खुद के लॉजिक से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट जो है, तो मैंने आपको एवरेज स्पीड करा दी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे जो ट्रिकी पार्ट होता है ना, वो होता है एवरेज वेलोसिटी का। मैंने आपको बताई है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। पर अपने मन से कभी भी इस डेफिनेशन को चेंज मत करना, वरना फंस जाओ, ठीक। तो याद रखना एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में। एक पार्टिकल जो है ना वो ए से चल के बी पे गया एक सेमी सर्कुलर पाथ पे, ए और बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, है ना, तो वी स्पीड से, ठीक। क्या दिया है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, और ये ए टू बी क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स with constant speed v, find its average velocity, दो चीजें पूछ लेते चलो, find its average speed and average velocity। सॉल्व कीजिए, बताइए। बस इतना ही दे रखा, बस v दे रखा है आपको, v के टर्म में आंसर आ जाएगा। बताइए, ए और बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, देखिए सबसे पहले तो टाइम तो दिया ही नहीं है, तो टाइम कहां से लाएंगे, तो बेटा पार्टिकल का पाथ तो दिया है, पार्टिकल ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है सर्कल पे, है ना, तो क्या आप ए से बी तक का टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम कैसे निकालेंगे, ए से बी तक कितनी डिस्टेंस गया, मान लो रेडियस आर है, तो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस गया, पाई आर, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज स्पीड। टाइम कैसे निकाला मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मुझे साफ साफ सर्कल पे दिख रहा है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का पाथ वेल नोन पाथ है ना, टाइम निकालना इसलिए आसान है क्योंकि पार्टिकल का पाथ वेल नोन पाथ है, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये रहा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए से बी तक जाने का टाइम, एक्चुअल पाथ तो सर्कुलर था ना, एक्चुअल कौन से पाथ पे गया, सर्कुलर पाथ पे, कितना टाइम लगा, पाई आर अपॉन वी, आर से आर कैंसिल हुआ, कितना आ गया 2v अपॉन पाई, कितना आ गया 2v अपॉन पाई, एंड डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो ए बी कैप, ए से बी को मिलाने वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ए बी कैप। डायरेक्शन कई बार नहीं पूछते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया 2v अपॉन पाई। एवरेज स्पीड तो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस करना चाहते हो तो कर लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो v ही आएगा, है ना, करने की जरूरत भी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, 2r इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, पाई r अपॉन v इज द टाइम, क्योंकि पाथ तो सर्कुलर ही था।
ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, अब तो बहुत से लोगों का आ जाएगा, बट सोजल ने मतलब ऐसा आपकी इज्जत बचाई है। गुड। चलो लिख लो, फर्स्ट लेक्चर यहीं फिनिश हो रहा है, जो लिख ले वो ब्रेक ले सकते हैं।